Hello everyone, welcome back to our channel Fight for Your Dreams. So let's fight with me. I am Amandeep. As you know, एंशिएंट हिस्ट्री हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं. तो अगर आप चैनल पर नए हैं, आप पीछे वाले वीडियोस देख लें. अगर आपको वो थोड़ी टफ लगती है तो आप पहले बेसिक कवर कर लें. ठीक है, बेसिक कवर करने के लिए मैंने एनसीईआरटी क्लास 6 की हिस्ट्री कवर कर दी है. वहाँ से एक बार बेसिक कवर हो जाएगा तो एडवांस स्टडी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी. क्योंकि एडवांस स्टडी करने के लिए क्या है कि थोड़ा एडवांस में जाके पढ़ना पड़ेगा, है ना. अलग अलग जो मुद्दे रह जाते हैं पढ़ने के, उन मुद्दों को कवर करना पड़ेगा. ठीक है, जो जो दृष्टिकोण है, लेखन के जो तरीके हैं, उन सबको भी समझना पड़ेगा. क्योंकि इसके बिना हिस्ट्री पूरी नहीं हो सकती, है ना. हिस्ट्री अगर अपने को पढ़नी है, अच्छे से समझनी है, हमेशा के लिए याद रखनी है, तो इसको अच्छे से समझना पड़ेगा. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि किताब की लाइन टू लाइन पढ़ ली और उसको रट लिया. रटना नहीं है, हमें उसे समझना है, चेंजेस को देखना है. चेंजेस को क्या है, जीरो से देखना पड़ेगा, जैसा कि हम कवर करते आ रहे हैं. तो ये जो वीडियो है और ये जो लेक्चर्स है, ये यूपीएससी ऑप्शनल के लिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये समझ आ रहा होगा. क्योंकि हिस्ट्री तो कोई पढ़ा नहीं रहा है यूट्यूब पर. ऑप्शनल में पढ़ाई भी है तो, लेकिन वो किताब की लाइन टू लाइन पढ़ा दी गई है, कुछ वो दम वाली बात नहीं है. मैं इतना कह सकती हूँ कि अगर आपने वीडियोस देखे हैं तो आप पिछले सालों के हिस्ट्री के पेपर्स सॉल्व कर सकते हैं. ठीक है, अगर आपने अच्छे से देखे हैं. एंशिएंट हिस्ट्री अगर आप कवर कर लेंगे मुझसे तो ये पक्का रहेगा कि आपके एंशिएंट हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा. क्योंकि अपने को पता है कि यूपीएससी के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो कैसे आते हैं, कंसेप्ट में आते हैं, है ना. ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट पूछ लिया. फैक्ट नहीं है, कंसेप्ट है. कंसेप्ट क्लियर करने के लिए ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है ना. सब समझना पड़ता है. तो सब समझेंगे, ठंडे दिमाग से समझेंगे. कोई जल्दबाजी नहीं है हमें, कोई ज़्यादा लंबे वीडियो भी नहीं होंगे. आराम से आप समझिए. ठीक है, और बने रहिए, शेयर करते रहिए. तो स्टार्ट करते हैं. अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें. इतिहास लेखन संबंधी दृष्टिकोण, हमने महाजनपद काल को कवर किया था कल. तो महाजनपद काल को कवर करने के लिए क्या क्या इतिहास लेखन के प्रति जो दृष्टिकोण थे, किस तरीके से इतिहास लेखन लिखा गया है, किस तरीके से इतिहास लिखा गया है महाजनपद काल का, उसके अंदर जो लेखक थे उनके अंदर क्या क्या आपसी ऐसे दृष्टिकोण थे जिनके अंदर टकराहट भी हो रही थी, और जिन्होंने बाद में सहमति से इन जो हम पढ़ रहे हैं महाजनपद काल के विषय में, उन सबको कैसे एक्सेप्ट किया है. तो पहले समझ लेते हैं. महाजनपद काल के इतिहास के अध्ययन में दो भिन्न दृष्टिकोणों में के बीच में टकराहट देखी जा सकती है. एक तो था राष्ट्रवादी दृष्टिकोण और दूसरा था मार्क्सवादी दृष्टिकोण. किंतु साथ ही दो अन्य दृष्टिकोण भी हम देखते हैं, वो थे मार्क्सवादी और संशोधनवादी. ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझ आया होगा कि महाजनपद काल के इतिहास के अध्ययन के लिए दो दृष्टिकोण थे जिनके बीच में क्या होती है, टकराहट हो जाती है. उनके अलग अलग विचार हैं दोनों के. तो कौन कौन है, वो हैं एक तो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के और दूसरे हैं मार्क्सवादी दृष्टिकोण के इतिहास लेखक. ठीक है, और भी दृष्टिकोण है, जैसे मार्क्सवादी और संशोधनवादियों के बीच में भी हमें टकराहट देखने को मिलती है. टकराहट है क्यों? राज्य निर्माण संबंधी विवाद. हमने जैसे ऋग्वेद के अंदर कवर किया था कि उस वक्त कबीलाई संरचना थी. राजा अभी आए नहीं थे, है ना. उस वक्त सरदार ही थे, वो कबीले से ही निकलते थे. कबीले का जो अच्छा उनको लगता था बलशाली है, कर्तव्य को पूरा कर सकता है, उसको राजा बना दिया जाता था. लेकिन कुछ फिक्स टाइम, वो फिक्स सिस्टम नहीं था. ठीक है, क्योंकि वो चलते फिरते रहते थे, एक जगह से दूसरी जगह पे जाते रहते थे. फिर आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में जब हम आए, तब हमने देखा कि थोड़ा बहुत लोग एक जगह पर रुकने लगे हैं. ठीक है, थोड़ा पुरोहित वर्ग भी अब आया है, और उसके बाद में शासक वर्ग की भी थोड़ी थोड़ी हमें झलक देखने को उत्तर वैदिक काल में मिलती है. लेकिन जब महाजनपद काल के अंदर हम आते हैं, तब छोटे छोटे जनपद बनने लगे थे. पहले जन के आधार पर क्या हुआ करता था, हाँ, कबीलाई संरचना जन के आधार पर हुआ करती थी, है ना. फिर उसके बाद में धीरे धीरे जनपद बनने लगे. फिर जब बहुत सारे जनपदों को इकट्ठा कर दिया गया तो महाजनपद बन गए. तो ये महाजनपदों से ही राज्य बने हैं. इन राज्यों का निर्माण कैसे हुआ? एकदम तो हुआ नहीं, कोई प्रक्रिया. हर एक चीज़ जो बनती है उसके पीछे प्रक्रिया लगती है. अगर हम सब्जी भी बनाएंगे ना, तो उसके पीछे एक लंबी प्रक्रिया होगी. ऐसे नहीं है कि एक झटके में हमने कुकर के अंदर सब्जी बना दी है. उसके पीछे भी एक प्रक्रिया लगती है. तो राज्य निर्माण के पीछे भी कोई प्रक्रिया है. तो उस प्रक्रिया के प्रति क्या क्या विवाद है वो बताना चाहते हैं. राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार, जो राष्ट्रवादी दृष्टिकोण है वो कहते हैं कि भारत में राज्य निर्माण की प्रक्रिया को आर्य आक्रमण से जोड़ा गया. आर्य आक्रमण की वजह से हुई है.
अगर आर्य आए हैं बाहर से तभी भारत के अंदर राज्य निर्माण हो पाया है, राष्ट्रवादी ये कहना चाहते हैं। और राष्ट्रवादियों के ऐसा लगता है कि जो आर्य हैं वो भारतीय ही हैं। ठीक है, समझ आ गया ना आपको। तो राष्ट्रवादी जो दृष्टिकोण है वो कहते हैं कि आर्य जो है उनके आक्रमण से ही राज्य का निर्माण हुआ है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि गंगा घाटी के अंदर जो उत्पादन हुआ था, उत्पादन जो कृषि के अंदर जो अधिशेष बचने लग गया था, किस वजह से अधिशेष हो रहा था? लोहे के उपकरणों का यूज होने के लिए करने की वजह से। देखो पहले वैदिक काल तक तो लोगों ने लोहे का यूज किया था हथियारों के अंदर, लेकिन अब चलकर आगे चलकर क्या लोहे का धीरे धीरे यूज होने लगे कृषि के अंदर, जिससे क्या हो गया उत्पादन अधिशेष बढ़ने लग गया है ना। उत्पादन अधिशेष बढ़ेगा, आर्थिक व्यवस्था अच्छी होगी, जिससे क्या होगा देखो उत्पादन अधिशेष बच गया, अधिशेष बच गया जिसपे एक वर्ग जो कब्जा कर लेगा और वही वर्ग क्या बन जाएगा आगे चल के शासक वर्ग या फिर पुरोहित वर्ग। ठीक है, तो ये कहना चाहते हैं मार्क्सवादी। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आ गया होगा ना राज्य निर्माण के प्रति क्या विवाद रहा है। तो उसी प्रकार राष्ट्रवादी दृष्टिकोण के अनुसार मगध साम्राज्य के विकास को मगध के शासकों की सैन्य शक्ति और कूटनीतिक दक्षता का परिणाम माना जाता है। तो राष्ट्रवादी कहते हैं कि तो जो मगध का स्थापना हुई है, मगध राज्य का जो विकास हुआ है वो वहाँ के शासक जो है उनकी कूटनीति की वजह से वहाँ का विकास हो पाया है, वहाँ के सैन्य शक्ति की वजह से विकास हो पाया है मगध साम्राज्य का। लेकिन जो मार्क्सवादी है वो कहते हैं कि उस वक्त की जो भौगोलिक स्थिति थी, उस वक्त के जो भौगोलिक कारक थे, उसकी वजह से मगध का विकास हुआ है। कैसे विकास हुआ है देखिए, मगध जो है वो चारों तरफ से क्या है, हाँ एक पहाड़ों जैसे एरिया से घिरा हुआ है। ठीक है, उसकी क्या भौगोलिक जो सीमाएं हैं वो अच्छे से क्या हुई है, हाँ सेफ है। ठीक है, सेफ होने की वजह से क्या कोई जल्दी से उस पर आक्रमण नहीं कर पाएगा। उसके अलावा यहाँ पर क्या है, गंगा यमुना के दोआब में होने की वजह से यहाँ की जो भूमि है वो उपजाऊ है, तो कृषि अधिशेष अच्छा है, यहाँ के लोग निपुण हैं। अगर कृषि अधिशेष अच्छा है तो बाकी लोग किस में लग जाएंगे, बाकी लोग दूसरे कामों में लग जाएंगे, है ना। जैसे लोहार के काम में लगे, कुम्हार के काम में लगे, तो इससे क्या होगा हथियारों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी, है ना। तो इस वजह से वो कह रहे हैं उस वक्त की अकेले कोई शासक की सैन्य शक्ति या कूटनीति की वजह से नहीं हुआ है। तो वो मार्क्सवादी कहते हैं वहाँ के जो भौगोलिक और जो भौतिक कारक थे उन वजह से, उन सब की वजह से मगध राज्य का विकास हुआ है। ठीक है, उसी प्रकार जो राष्ट्रवादी है परंपरा वाले जो विद्वान होते हैं उनमें है A.S. अल्केतर ने भारतीय गणतंत्र की एक प्रशंसा की बड़ी प्रशंसा की है। कहते हैं कि यूनान और रोमन के जैसे गणतंत्रों में से भारत का गणतंत्र था, ऐसे कहते हैं कौन, राष्ट्रवादी जो विद्वान है वो कहते हैं कि जो भारत के अंदर जो गणतंत्र है, ठीक है, भारत के अंदर जो गणतंत्र है वो यूनानी और रोमन गणतंत्रों जैसा है। तो मार्क्सवादी कहते हैं कि ये जो अराजक गणतंत्रों की आप बात कर रहे हैं ये कुलीन तंत्र और उन्हें उनकी पिछड़ी हुई पद्धति है, उनकी कुलीन तंत्रों की पिछड़ी हुई पद्धति का प्रतीक मानते हैं कौन, हाँ मार्क्सवादी। तो राष्ट्रवादी परंपरा में राष्ट्रवादियों के अनुसार बौद्ध एवं जैन धर्म को महज बौद्ध और महावीर जैसे संतों की विचारधारा की वजह से उपलब्धि मिली है। राष्ट्रवादी कहते हैं कि जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म जैसे महान धर्म हुए हैं उनको किस वजह से प्रगति मिली, बौद्ध की वजह से और जैन जैसे महान, ठीक है, विचारकों की वजह से उपलब्धि मिली है। लेकिन मार्क्सवादी कहते हैं कि उस वक्त का जो आर्थिक और जो सामाजिक परिवर्तन जो था उस वजह से इस धर्म को क्या मिली है, हाँ विशेषता मिली है। क्यों मिली है, देखिए उस वक्त जो ब्राह्मण समाज जो चल रहा था उसके अंदर निम्न वर्ग को तो हम जानते हैं कि किस तरीके से देखा जाता था, लेकिन जो बौद्ध और जैन धर्म था वहाँ पर निम्न वर्गों को भी आने की अनुमति थी। उस वक्त की जो आर्थिक जो गरीब था वहाँ पर ऐसा नहीं देखा जाता था बौद्ध धर्म के अंदर कि ये गरीब है या अमीर है, जैन में भी ऐसा नहीं देखा जाता था। वो सभी को एक्सेप्ट करते थे, सभी को कहते थे कि आप अपने दृष्टिकोणों को व्यक्त कीजिए। तो मार्क्सवादी परंपरा वाले ही कहना चाहते हैं कि उस वक्त की आर्थिक और सामाजिक परिवर्तनों को जोड़कर देखा जाए तो उन परिवर्तनों ने ही किसको उपलब्धि दिलवाई है, बौद्ध और जैन धर्म को। आई होप आपको ये पूरा पॉइंट समझ आया होगा। फिर बात आती है मार्क्सवादी दृष्टिकोण के अनुसार नगरीकरण पे। मार्क्सवादी कहते हैं जो द्वितीय नगरीकरण जो है मगध के पास में नगरीकरण ही हो गया, तो जो द्वितीय नगरीकरण हुआ है वो लोह उपकरणों की वजह से हुआ है। अगर लोहा नहीं होता तो
ये नगरीकरण भी नहीं हो पाता, क्योंकि हमने देखा है कि 1000 वर्ष पहले ही, कितने साल पहले हड़प्पा सभ्यता के अंदर पहला नगरीकरण हुआ था। तो इतने टाइम तक हमें वेट क्यों करना पड़ा? हड़प्पा वाली जगह पे तो जंगल इतने थे नहीं, है ना। अब जब हम दोआब में आ जाते हैं, इधर गंगा यमुना के दोआब में, तो यहाँ पे जंगलों की और पेड़ों की संख्या बढ़ जाती है। तो आग से इतनी ज़्यादा बड़ी मात्रा में हम जला नहीं पाए थे उस वक्त। तो जब लोहा आया तो लोहे की वजह से क्या हुआ, जंगलों की सफाई हो पाई और साम्राज्य का निर्माण हो पाया, ठीक है। लेकिन संशोधनवादी दृष्टिकोण कहते हैं कि लो उपकरणों की वजह से ये नहीं हुआ है। आई होप आपको टकराहट के बिंदु समझ आए होंगे। फिर अपने समझते हैं राज्य निर्माण। राज्य निर्माण के संबंध में विभिन्न प्रकार के दृष्टिकोणों को देखा जा सकता है। यथा एक तरफ इसे आर्य के आक्रमण की अवधारणा से जोड़ने की कोशिश की जाती है, तो दूसरी तरफ भारत में प्रचलित आंतरिक विविधता के परिणाम के रूप में इसे देखा जा सकता है। आंतरिक विविधता, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। किंतु राज्य निर्माण को उत्पादन अधिशेष से जोड़ने की जरूरत है। तो हम कैसे समझ सकते हैं, जो राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का निर्माण जो बल दिया जाता है जिस बात को, वो है उत्पादन अधिशेष। अगर उत्पादन अधिशेष नहीं होगा तो बाकी लोग दूसरे काम धंधों में नहीं लग पाएंगे, उनको भी अपने खाने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, है ना। तो यही बात कह रहे हैं कि हमें उत्पादन अधिशेष को जोड़ने की जरूरत है। राज्य निर्माण की आरंभिक प्रक्रिया कब शुरू हुई थी? दूसरी शैश शताब्दी से पूर्व से लेकर मध्य के आरंभ में 1500 ईसा पूर्व तक हुई थी, ठीक है। प्रथम शैश शताब्दी तक और 500 ईसा पूर्व के आरंभ तक, क्योंकि अधिशेष उत्पादन की स्थिति कैसी थी, कम थी। 500 ईसा पूर्व जब आया था उस वक्त उत्पादन बहुत कम हुआ करता था, अर्थात यानी उस वक्त क्या, ऋग्वेद तक जो राज्य था वो जन आधारित था। कहना चाहते हैं कि ये जो राज्य बना है ये महाजनपदों के काल से बनना स्टार्ट हुआ है, क्योंकि उससे पहले क्या था, जब ऋग्वेद था, ऋग्वेद के काल तक इतना उत्पादन अधिशेष था नहीं। उस वक्त जो राज्य था वो जन आधारित हुआ करता था, ठीक है। उस वक्त कर व्यवस्था भी स्थापित हुई नहीं थी, कोई फिक्स टैक्स था नहीं, और ना ही कोई स्थायी सेना थी, ना ही कोई नौकरशाही थी ऋग्वेद के समय, और ना ही कोई उत्तर वैदिक के काल के अंदर थी। लेकिन उत्तर वैदिक काल के अंदर थोड़ी थोड़ी स्थिति आकर सुधरने लग जाती है, क्योंकि अधिशेष उत्पादन में वृद्धि होने लग गई थी, जिसके कारण क्या हो गया, क्षेत्र आधारित होने लग गया, ठीक है। जिसके कारण क्या हो गया, राज्य क्या हो गया, क्षेत्र आधारित होने लग गया। राजा की स्थिति पहले की तुलना में मजबूत होने लग गई। किसकी वजह से, उत्पादन अधिशेष होने की वजह से। कर प्रणाली भी पहले से बेहतर हो गई, है ना। बलि नामक कर हमने देखा था, उसके अलावा जैसे काफ़ी कर हमने देखे थे। क्योंकि उत्पादन का स्तर नीचा था, इसीलिए स्थायी सेना और स्वतंत्र नौकरशाही का विकास नहीं हुआ। अब किसकी बात कर रहे हैं, उत्तर वैदिक काल की बात ही कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर भी उत्पादन अधिशेष इतना ज़्यादा नहीं था, तो स्थायी सेना और नौकरशाही का विकास नहीं हुआ। इसीलिए राज्य निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया कहाँ से स्टार्ट होती है, महाजनपद काल से चलकर स्टार्ट होती है। क्योंकि महाजनपद काल के समय में क्या हुआ था, जो मध्य दोआब का क्षेत्र था उसके अंदर कृषि का विकास होने लग गया था, और कृषि का विकास किस वजह से हुआ था, लो उपकरणों की वजह से होने लगा। अब लो उपकरण हो गए, मिलने लग गए बड़ी संख्या के अंदर, जिससे क्या हो गया, कृषि का विकास होने लग गया और उत्पादन अधिशेष उत्पन्न होने लग गया, और लोग बाकी कामों में लगने लग गए, जिससे क्या हो गया, राज्य का क्षेत्र विकसित होने लग गया। इस कारण से इस काल के अंदर भी कर प्रणाली विकसित हो गई, स्वतंत्र सेना विकसित होगी और नौकरशाही की स्थापना हो गई। अब राजा को वर्ण व्यवस्था के रक्षक के रूप में भी देखा जाने लग गया था, ठीक है। तो आई होप ये पूरा पॉइंट आपको समझ आ गया होगा, है ना। कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, आप एक एक पॉइंट को दोबारा रिवाइज कर लेना। बिल्कुल इजी लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया। अब ये आप पढ़ोगे ना तो कोई टफ नहीं लगेगा आपको। अब देख लेते हैं जनपदों से महाजनपद कैसे बन गए। जनपद छोटे छोटे थे, उसे बड़े महाजनपद कैसे बन गए, युद्ध के माध्यम से प्रचार हुआ, युद्ध के माध्यम से, ठीक है। जिन जनपदों में लो जो उपकरण थी उनकी उपलब्धता बेहतर थी, तो वहाँ पर क्या बनने लग गए, युद्ध के उपकरण बनने लग गए। देखो, जिन जनपदों के अंदर उपलब्ध था, लोहा उपलब्ध था, उन्होंने क्या बना लिए, हथियार बना लिए, और हथियार के दम पे उन्होंने युद्ध जीता। फिर जिन जनपदों की आर्थिक आधार मजबूत था, जिन जनपदों का आर्थिक आधार मजबूत था, जहाँ पर संसाधनों की उपलब्धता स्टिक थी, वो अपने पड़ोसी जनपदों को क्या कर पाए, दबाकर आगे बढ़ गए। तो सारी बात घूम घुमा के कहाँ पर आ जाती है,
युद्ध पर आ जाती है। तो जिसने युद्ध में विजय प्राप्त कर ली, और विजय कौन प्राप्त कर पाएगा? जिसके पास में अच्छे लोह उपकरण होंगे और जिसके पास में अच्छे संसाधन होंगे। ठीक है, अच्छे संसाधन है तो जाहिर सी बात है वहाँ की सेना भी मजबूत होगी। इस प्रकार से 16 महाजनपदों का विकास हुआ। तो 16 याद करने हैं, अपने स्वर्ण से लेके व्यंजन से याद करेंगे। जैसे सबसे पहले ए आता है, उसके बाद में ए के बाद में लाइन आती है हमारी, ए वाली लाइन आती है, तो उसमें तो कुछ है नहीं। फिर कै वाली लाइन, चे वाली, ठीक है, फिर टे वाली, तै वाली और पै, फिर ये। इन सब लाइंस के अंदर जो जो इम्पोर्टेंट है वो अपने लर्न कर लेते हैं। जैसे कि अवंती, ऐसे अवंती, अंग और अश्मक, ये 3 हो गए। फिर उसके बाद में कै वाली लाइन आती है तो काशी और कौशल, कुरु, कंबोज। कै वाली लाइन के अंदर ही गांधार आ गया। फिर कै वाली लाइन के बाद में आती है चे चरखे वाली लाइन, है ना, जिसमें चेदी। फिर बाद में आती है पांचाल। पै वाली लाइन में मगध, मल और मत्स्य आ गया। लास्ट में बचा वजी, वत्स और सूरसेन। आई होप अब आप याद कर लोगे, मैंने आपको सिस्टम बता दिया लर्न करने का। ठीक है, तो ये 16 महाजनपद याद करने कोई मुश्किल नहीं है। पहले ए वाली लाइन लर्न कर ली, कै वाली लाइन, और कै वाली लाइन के अंदर गया आ रहा है, फिर चेदी, फिर पांचाल, मगध, मल, मत्स्य, वज्जी, वत्स और लास्ट में आया सूरसेन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आया होगा, इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।